एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक एंड फोबिया। तो ये तीनों जो हैं मिलती जुलती चीज़ें हैं, एंजाइटी और पैनिक एंड फोबिया, और एक चीज़ जो इसमें नहीं लिखी है वो है फियर। सो ये तीनों चीज़ें जो है मिलती जुलती हैं। तो इन तीनों के जो है आपस में डिफरेंस पता होने चाहिए, तब जो है वो पर्टिकुलर जो है डायग्नोसिस में इजी होता है कि ये फोबिया है कि एंजाइटी डिसऑर्डर है या एक नॉर्मल फियर है। एक बात पहले समझने की ये है कि हमारे जो भी नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, इनहेरेंट होते हैं, उसमें से कोई भी जो है गलत या ख़राब नहीं होता है। ऑल आवर नेचुरल इमोशंस एंड रिएक्शंस हैव ए सर्वाइवल वैल्यू। वो एक पर्टिकुलर रीज़न है तभी वो है, वरना वो अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई ज़रूरत नहीं होता तो अब तक वो ख़त्म हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे जीन्स, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, ये थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन है। सो जो भी हमारे जीन्स में या ब्रेन में या हमारे बिहेवियर में इनहेरेंट है, नेचुरल है, सबके होता है, उसका सबका कोई एडेप्टिव फंक्शन है। तो वो एडेप्टिव फंक्शन जब तक है तब तक तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन जब वो एडेप्टिव फंक्शन जो है आपके कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट लाए, चाहे वो सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है, ये अदर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शंस जो है, उसमें अगर सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट लाता है तो वो फिर फंक्शनल नहीं, वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर वो चीज़ जो अपेरेंटली नेगेटिव है वो नेगेटिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले फियर को ही लेते हैं। फियर अगर नहीं होगा किसी को तो उसका सर्वाइवल का रेट बहुत कम होगा। भाई हम रोड जब क्रॉस करने का डिसीजन लेते हैं तो वो फियर वही तो एक प्राइम फैक्टर होता है जो डिसाइड करवाता है कि हम ये रोड इजीली क्रॉस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, गाड़ी की रफ्तार कितनी है, हम कितना दौड़ सकते हैं, कितना रिस्क है ना। पैसा भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमको डर अगर नहीं लगेगा तो हम जो है सिंपली वी लूज आवर मनी। सो हर जगह जो है फियर की अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि वो हमको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। पर वो बचाने की बजाय जो है अगर हिंडर करने लग जाए तो फिर जो है वो डिसफंक्शनल हो गई या मैल एडेप्टिव हो गई। तो ये हमको देखना पड़ेगा। सो पहला जो है हमारा जो एंग्जाइटी वाले बात है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, तो पहले हमको ये समझना होगा कि एंग्जाइटी और फियर में डिफरेंस क्या है। दोनों मिलती जुलती सी चीज़ें हैं, ठीक है। सो अब जो फियर है उसमें जो है कोई चीज़ प्रेजेंट है और इमिनेंट है। प्रेजेंट है मतलब हाजिर है, मौजूद है, दिख रही है। इमिनेंट मतलब बस होने ही वाली है, ठीक है। सो फियर इज प्रेजेंट एंड इमिनेंट। सो एंजाइटी जो है वो इमीडिएटली प्रेजेंट नहीं होती है, वो फ्यूचर में होने वाली किसी इवेंट को या किसी एक्शन को रिलेटेड होती है, ठीक है। सो ये सबसे की डिफरेंस है। फियर इज हियर एंड नाउ, एंजाइटी इज इन फ्यूचर, ठीक है। और दूसरा जो फियर का मैंने बताया कि हियर एंड नाउ के अलावा इमिनेंट है कि वो तो होना ही होना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है लेटर से कि कार तुम्हारी तरफ आ रही है तो हियर एंड नाउ के साथ में इमिनेंट भी है। अगर कुछ नहीं लिया तो फिर वो तो कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, तो वो फियर क्रिएट करेगा, एक्सीडेंट का डर। एंजाइटी जो है वो इमिनेंट नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर में है बाय डेफिनेशन इटसेल्फ, तो अभी टाइम है उसको होने में। और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है कि वो हो ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है वो हो ही ना। जैसे किसी को प्रेजेंटेशन देने की एंजाइटी है, कल मुझे प्रेजेंटेशन देना है ना। तो वो प्रेजेंटेशन जो मुझे कल देना है, एंजाइटी ये है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। अभी हुआ नहीं है ऐसा, फ्यूचर में है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा ही कि तो भूलेगा इंसान, लेकिन वो एंजाइटी जो है पहले से शुरू हो जाएगी उसको। सो ये की डिफरेंस है फियर और एंजाइटी में, हियर एंड नाउ एंड इन फ्यूचर, इमिनेंट एंड
नॉट सो इमिनेंट। हो सकता ना हो एंजाइटी वाला, है ना। जैसे बच्चा जो है स्कूल गया, तो अब स्कूल से आने में लेट हो गया बच्चा, तो मदर या फादर को एंजाइटी शुरू हो गई। अभी हुआ कुछ नहीं है, कोई बुरी खबर नहीं आई है, बस बच्चा लेट ही हुआ है कि किसी ने किडनैप ना कर लिया हो, किसी ने एक्सीडेंट ना हो गया। पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है, इमिनेंट तो नहीं है कि भाई होना ही होने वाला है बस। ये फ़र्क है फियर और एंजाइटी में। फियर अगर होगा तो देख रहे हैं कोई बच्चा उठा के ले जा रहा है, तो ये तो इमिनेंट है, प्रेजेंट है, तो अभी ये हुआ, ये फियर है, ये एंजाइटी नहीं है। पहली बात ये समझने की है। दूसरी बात समझने की ये है, एंजाइटी हमेशा ख़राब नहीं होती है। अगर तुम्हें एग्ज़ाम की एंजाइटी नहीं होती तो अभी तुम बैठ के क्यों पढ़ रही होती है ना। क्योंकि एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना है, मुझे अपनी नॉलेज को जो है इम्प्रूव करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, इसलिए पढ़ाई कर रही हो। अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, स्टिल यू आर स्टडिंग, सो दिस इज़ गुड एंजाइटी। और यही एंजाइटी अगर जो है आदमी में जो है पैनिक क्रिएट कर दे, या एग्ज़ाम में पहुंच के जो है वो सब जो पढ़ा है वो सब भी भूल जाए, तो वो एंजाइटी फिर ख़राब है। जैसे कल मैंने बताया था, स्ट्रेस जो है इन इट सेल्फ इज़ नॉट बैड। स्ट्रेस दो तरह का होता है, यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यूज स्ट्रेस एनहांसेस योर परफॉर्मेंस, डिस्ट्रेस डिक्रीजेज योर परफॉर्मेंस। सो जो स्ट्रेस है, इसका ग्राफ जो है परफॉर्मेंस के साथ में अगर बनाया जाए, अगर एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस को लिया जाए और वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस को, तो इन्वर्टेड यू शेप में आएगा ये। स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट तक, फिर उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद में स्ट्रेस बढ़ाओगे तो परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। तो जहाँ तक बढ़ा है वो तो यू स्ट्रेस हो गया, और जहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुआ वो डिस्ट्रेस हो गया। लाइकवाइज फॉर एंजाइटी ऑल्सो, जो एंजाइटी है, if it is enhancing your performance it is good, if it is not it is bad। तो जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम उस एंजाइटी की बात कर रहे हैं विच इज रिड्यूसिंग योर परफॉर्मेंस, विच इज कॉजिंग क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। तो ये ध्यान रखना कि हर एंजाइटी जो है वो खराब नहीं होती है। कई बार जो है अच्छी वाली एंजाइटी को भी पेशेंट समझ रहा होता है कि वो खराब है, तो वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई अगर वो फंक्शनल है, एडेप्टिव है तो अच्छी बात है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिसफंक्शनल है, मैल एडेप्टिव है, तो देखना पड़ेगा फिर क्या करना है। ये एंजाइटी और फियर में डिफरेंस समझ में आ गया हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे समझ में ना? यस सर। ओके, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर दिस थिंग, तो इसमें जो है बुक में जो दिया उसमें से अधिकतर जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है, कि वो स्ट्रेस वाला जो मैंने बता दिया कि स्ट्रेस भी अच्छी चीज़ है अगर वो हमारे को एडेप्टिव है। अगर हमें ड्राइविंग करते में स्ट्रेस है जिसकी वजह से हम केयरफुल है तो अच्छी बात है, हमारा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। और वही अगर हम पैनिक हो जा रहे हैं तो वो ख़राब है। लाइकवाइज अगर हमको स्नेक का फियर है तो अच्छी बात है ना, हम स्नेक के ऊपर गलती से पैर नहीं रखेंगे, उसको खाम में पकड़ेंगे नहीं। लेकिन वही अगर हम केयरलेस हो जाएंगे, एंजाइटी नहीं होगी, तो फिर वो इट कैन बी डिजास्टर्स, आदमी की जान भी जा सकती है। ठीक है, ये जो है दिस वाज अबाउट एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। अब जो DSM-4 के मुताबिक जो है, जो पैनिक डिसऑर्डर है, इट कैन बी विद और विदाउट एगोराफोबिया। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रख लेना, एगोराफोबिया। अक्सर स्टूडेंट्स इसको जो है गलत लिख देते हैं, एग्रोफोबिया लिख देते हैं। एग्रोफोबिया नहीं, एगोराफोबिया है। एग्रो इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है। एगोराफोबिया ये है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, क्राउडेड, जहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, पब्लिक स्पेसेस है वहाँ पे। अगर कोई एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो रिलेटेड टू ओपन स्पेसेस या पब्लिक स्पेसेस में है, वहीं पे होता है, वो विद एगोराफोबिया हो गया। और वो अगर जो है कहीं पे भी हो जाता है, अकेला है तब भी हो जाता है, किसी के साथ है तब भी हो जाता है, तो विदाउट एगोराफोबिया है। तो वो जो हम डायग्नोसिस जब करेंगे DSM-4 TR के मुताबिक,
we have to specify whether it is with agoraphobia or without agoraphobia. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज जो फोबिक डिसऑर्डर हैं वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और सोशल टाइप भी हो सकते हैं. क्या फ़र्क है इसमें समझो. स्पेसिफिक में है कि उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ से फोबिया है, जैसे इट कुड बी एनीथिंग कि उसको छिपकली से फोबिया है. होते हैं लोग बाग, छिपकली से बहुत डर लगता है कईयों को, कॉकरोच से लगता है, स्नेक से लगता है, इवन पब्लिक स्पीकिंग से लगता है. ऐसा भी होता है. पीपल डेवलप फोबिया फॉर पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो, उसे ग्लॉसोफोबिया कहते हैं. सो ये तो जो मैंने एग्जांपल्स दिए ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोबियाज हुए. सोशल टाइप ऑफ फोबिया ये होगी कि किसी पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में हो रहे हैं. जैसे अगर जो है कोई पर्टिकुलर काम अकेले में करना है तो मैं उसको बड़े इजीली कर लूँगा, लेकिन वही काम अगर कोई सबके सामने करना है तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी. जैसे अकेले खूब बढ़िया अच्छा सा गाना गाएगा सिंगल 1-2 आदमी के सामने, वो स्टेज पे खड़ा कर दो तो अब नहीं गा पाएगा. तो ये जो है हमको ये देखना पड़ेगा जो फोबिया है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से है या किसी पर्टिकुलर सोशल सेटिंग से है. फिर थर्ड इज जो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं. थर्ड इज गैड, इसको शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स. सो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में का की सिम्टम क्या होता है कि इसमें द पर्सन इज अंडर कांस्टेंट वरी. किसी पर्टिकुलर चीज़ की वरी नहीं कर रहा होता, कोई एक चीज़ की वरी करेगा, फिर उसको समझाओ उसके बारे में तो समझ जाएगा, फिर दूसरे की शुरू कर देगा, फिर वो जो है उसको लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर वो किसी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में होगी, फिर तीसरे पे. द पर्सन इज कॉन्स्टेंटली स्विचिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड कॉन्स्टेंटली वरीड. तो जनरली क्योंकि वो वरीड रहता है, जनरली एंजाइटी रहती है, मतलब एंजाइटी फ्यूचर की है ना, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो जनरली वो एंशियस रहता है हमेशा, तो इसीलिए उसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं. सो की इसका यही है कि इसका कांस्टेंट एंजाइटी रहती है एंड नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक थिंग, जैसे कि फोबिया में मैंने बताया. तो इसमें जो है इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग एंड इट विल बी कॉन्स्टेंटली स्विचिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक और वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, वॉट एवर दैट मे बी. फिर नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देखो दो कंपोनेंट है, एक है ऑब्सेशन और एक है कंपल्शन. तो ऑब्सेशन इज रिलेटेड टू थॉट एंड कंपल्शन इज रिलेटेड टू बिहेवियर. तो ऑब्सेशन में क्या है कि उसको कॉन्स्टेंटली कोई थॉट आ रहा है जो कि उसको उसकी एंजाइटी को इंक्रीज कर रहा है, और उस एंजाइटी से रिलीफ होने के लिए उसको कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी उसको एंजाइटी से रिलीफ मिलेगा. रिलीफ तो मिलेगा लेकिन वो रिलीफ जो है टेम्परेरी होगा. सो टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, फिर दोबारा से वो थॉट आएगा और फिर से वो एंजाइटी होगी और फिर से जो है वो एक्शन करेगा. तो इस तरह से क्या होता है कि वो एक कंडीशनिंग हो जाती है उसकी, कि वो एंजाइटी से रिलीफ होने के पाने के लिए वो एक्शन उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है उसकी. ठीक है. जैसे कि किसी को जो फियर ऑफ कंटामिनेशन है, ठीक है, फोबिया है किसी को कि उसको कोई जो है इन्फेक्शन ना हो जाए, तो किसी भी चीज़ को टच करेगा तो उसको ये ऑब्सेसिव थॉट आएगा कि कोई जर्म्स जो है मेरे कांटेक्ट में आ गए हैं और मुझे कोई सीवियर बीमारी हो जाएगी. अभी हुआ नहीं है, फ्यूचरिस्टिक एंजाइटी, और ये बार बार थॉट आने लग जाएगा, आने लग जाएगा, आने लग जाएगा. तो उससे क्या हो गया, वो ऑब्सेसिव हो गया कि द पर्सन वांट्स टू स्टॉप. उसको मालूम है कि जो वो सोच रहा है वो लॉजिकल नहीं है और एंजाइटी क्रिएट हो रही है. द पर्सन वांट्स टू स्टॉप दैट थॉट बट इज नॉट एबल टू स्टॉप दैट थॉट, इसीलिए वो ऑब्सेसिव है. और फिर जब वो उस एंजाइटी से जो है रिलीफ के लिए क्या करेगा, हाथ धोएगा, तो उसको रिलीफ मिलेगा लेकिन टेम्परेरी. फिर थोड़ी देर फिर लगेगा अरे ये चीज़ टच हो गई थी मेरे हाथ से, कहीं इसमें तो नहीं था. फिर अगेन वो ऑब्सेसिव थॉट, फिर अगेन वो कंपल्सिव एक्शन, उसको जो है हाथ धोना फिर पड़ेगा. तो ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा. सो दिस इज, और भी हो सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है. ऑब्सेशन कैन बी ऑफ एनी टाइम. हाँ, वो जो जैसे कि किसी को सीक्वेंस में चीज़ें रखने का है, अगर जो है किसी को
या अपनी चीज़ें जो है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का है, तो वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होते ही जो है वो तुरंत जो है चीज़ों को फिर से अरेंज कर देगा वैसा ही जैसा कि होना चाहिए उसके हिसाब से, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, वॉट एवर दैट में भी, जो भी उसका मेंटल सेटअप है। सो ये जो है उसको टेम्प्रेरी रिलीफ दिला देगा। फिर चीज़ें तो चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत तो डिस्टर्ब होती रहेंगी, फिर वो डिस्टर्ब होंगी, फिर जो है उसको लगेगा कि अब जो है डिस्टर्ब हो गई, फिर से वो करेगा। सो इस तरह वो साइकिल चलता रहेगा। सो दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर लास्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या है, इंडिविजुअल के साथ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होगा। सो ट्रॉमेटिक इवेंट जो है वो कैसा भी हो सकता है, वो फिजिकली ट्रॉमेटिक हो सकता है, इमोशनली ट्रॉमेटिक हो सकता है, सेक्सुअली ट्रॉमेटिक हो सकता है, फाइनेंशियली ट्रॉमेटिक हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो वो इवेंट जो हुआ है वो वंस इन ए लाइफ टाइम हुआ, लेकिन अब उस इवेंट की वजह से फ्यूचर में जब भी उसको मिलते जुलते जो है स्टिमुलस मिलते हैं, सो दैट पर्सन पैनिक्स। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे कार में या बस में एक्सीडेंट हुआ, वो बच भी गया एक्सीडेंट में, कोई चोट भी नहीं आई उसको, लेकिन एक्सीडेंट बड़ा सीवियर था। अब वो एक्सीडेंट से जब वो साइड से निकल के आया था तो उसने देखा कि आग लगी हुई है और आग के साथ में जो है जलने की स्मेल आ रही है टायर के। तो अब इंसिडेंट तो ओवर हो गया, लेकिन वो फ्यूचर में कभी भी उसको टायर के जलने की स्मेल आएगी या कहीं आग देखेगा तो उसको वो स्ट्रेस जो है आएगा, कौन सा वाला, ट्रॉमा का, जो उसको ट्रॉमेटिक इवेंट पहले हुआ था, और वो पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाएगा। सो इस तरीके से जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ना। जैसे किसी को सेक्सुअली अब्यूज किया है किसी ने, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी स्टिमुलस सिमिलर फ्यूचर में मिलते हैं तो उसका वो ट्रॉमा ट्रिगर हो जाएगा। अगर मान लो जैसे कोई चाइल्ड है, उसको जो है बचपन में फिजिकली अब्यूज़ किया है, किसी ने बहुत मारा पीटा है, और वो इंडिविजुअल जो है कोई पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनता था या कोई पर्टिकुलर स्मेल आती थी उस इंडिविजुअल में से, तो बात तो हो सकता है कि बच्चा बड़े होते तो भूल भी जाए कि बचपन में उसको ऐसे मारा था, किसने मारा था, हो सकता है पॉसिबल है कि भूल भी जाए, लेकिन वो समवेयर उसके अनकॉन्शियस में जो स्मेल और जो उसका मैनरिज्म है या उसके जो अटायर है, कपड़े हैं, वो उसके एम्बेडेड है मेमोरी में, तो वो सिग्नल फ्यूचर में किसी के साथ में दिखेंगे, वो स्मेल आई तो उसका वो ट्रिगर हो जाएगा पैनिक। और लोग सोचेंगे पता नहीं क्यों बच्चा पैनिक हो जाता है, उनको समझ में भी नहीं आएगा कई बार तो, क्योंकि वो पैनिक इवेंट जो है वो ना बच्चे को याद है ना किसी को याद है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा भूला ही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, याद भी हो वो भी पॉसिबल है, भूला हो तो भी हो सकता है, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। सो ये जो है चार की जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे। जहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। ठीक। सो नाउ कम्स टू एंजाइटी। सो डिफरेंस मैं ऑलरेडी फियर और एंजाइटी का बता चुका हूँ। तो इसमें जो फियर जो है वो एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट है कि हमको कोई चीज़ थ्रेटनिंग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, और सब्जेक्टिव भी है। अगर कोई हो सकता है किसी को डॉग से बड़ा प्यार है, उसको डॉग थ्रेटनिंग ना लगे, और किसी को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसको डॉग थ्रेटनिंग लगे। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी फियर में होता है ना। अब जैसे कोई बंजी जंपिंग करता है तो उसको जो है हाइट से फियर नहीं लगेगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान है उसको एक पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा जाने पर डर लगेगा। सो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी फियर में इन्वॉल्व होता है। और एंजाइटी में भी सब्जेक्टिव तो होता ही है फियर की तरह, बस वही डिफरेंस जो मैंने बताया है एंजाइटी फियर का वो तो होता ही है। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो फियर और एंजाइटी है ये दोनों ही एडेप्टिव भी है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। अगर वो हमारे को बचा रही है, सेव कर रही है, इम्प्रूव कर रही है तो एडेप्टिव है, और वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट कर रही है किसी भी एस्पेक्ट में तो पैथोलॉजिकल हो गई, चाहे वो फियर है या वो एंजाइटी है। देन हाँ, सो जो
फियर है या एंजाइटी है, ये हमारे जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रॉडली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गए, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इसको शॉर्ट में पीएनएस कहते हैं, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। सो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरा बोला मैंने, पैरासिम्पैथेटिक, वो तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला है कि बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट की जब जरूरत होती है तब जो है वो वाला नर्वस सिस्टम काम करता है। और इसके अपोजिट होता है, पैरासिम्पैथेटिक के अपोजिट वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स पे काम करता है। मतलब जब भी हम कोई डेंजर महसूस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, या तो उस डेंजर से फाइट करें या भाग जाए। सो जब हम कोई भी डेंजर परसीव करेंगे, यहाँ पे परसीव करेंगे मतलब कॉग्निटिव एस्पेक्ट आ गया, हर एक आदमी जरूरी नहीं कि उस सेम चीज़ को डेंजर महसूस करे। तो अगर हमने जो है डेंजर परसीव किया तो रिस्पॉन्स क्या होगा, तो फाइट या फ्लाइट। तो डेंजर परसीव करने पे हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम जो है ट्रिगर होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होगा तो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, सो ये है। तो उसमें जो है फिर डिफरेंट जो है हमारे अंदर जो है हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं, है ना। जैसे एड्रेनलिन है, तो एड्रेनलिन जो है तभी होता है, एड्रेनलिन जब हम कोई खतरा महसूस करते हैं। ठीक है, फिर कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है। अब ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं बॉडी को, इतना तक तो ठीक है, लेकिन बॉडी को नॉर्मल आने में 20 to 40 मिनट्स लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है। तो बार बार अगर ये ट्रिगर हो रहे हैं तो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। ये अडेप्टिव है इस सेंस में कि जैसे मान लो कोई डेंजर है, कोई मान लो सांप मेरे पीछे आया या कोई कुत्ता आ रहा है, तो मुझे सडन एनर्जी चाहिए पैरों में भागने के लिए। तो इस टाइम जो है मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होना ज़रूरी है, तभी मुझे जो है वो एड्रेनलिन जो है रिलीज होगा, तभी कॉर्टिसोल रिलीज होगा, तभी मुझमें एनर्जी आएगी, तभी मैं फाइट कर पाऊंगा या फ्लाइट कर पाऊंगा। तो ये फंक्शनल तो है, लेकिन बात पे जरा सी बात पे अगर ये ट्रिगर हो रहा है तो बॉडी को नॉर्मल आने में हर बार जो है दिक्कत आएगी। और जो है हार्मफुल जो चीज़ें हैं, जैसे कॉर्टिसोल इज हार्मफुल, एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन इज हार्मफुल, तो ये सब जो है बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगी। तो उसकी वजह से जो है फिर बॉडी में नुकसान होगा। सो इसलिए इसका एक्सेसिव ट्रिगर होना दैट इज बैड। सो फियर और एंजाइटी में यही होता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ट्रिगर हो रहा होता है। अब कमिंग टू पैनिक अटैक। अब अगेन पैनिक और फियर में हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। पैनिक और फियर में हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो 3 की जो है डिफरेंस है पैनिक और फियर में। ठीक है, सबसे पहला है जो पैनिक होता है वो इररेशनल होता है, फियर जो है वो रैशनल होता है। मतलब कोई लॉजिकल बात है, उससे जो चीज फियर हो रहा है तो फियर हो गया, और इलॉजिकल अगर बात से फियर क्रिएट हो रहा है तो वो पैनिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा कॉकरोच है। अब कॉकरोच को हमसे डरने की जरूरत है या हमें कॉकरोच से डरने की जरूरत है? लॉजिकली पूछो तो कॉकरोच को डरने की जरूरत है, वी कैन क्रश द कॉकरोच एनी टाइम। लेकिन इंडिविजुअल जो है कॉकरोच से डर रहा है ना। तो ये इलॉजिकल फियर हुआ, तो ये पैनिक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, दूसरा जो पैनिक है वो एक्सेसिव होता है, फियर एक्सेसिव नहीं होता है। जैसे फियर ऑफ कंटामिनेशन वाली बात मैंने कही थी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारा हाथ कहीं टच होगा तो वहाँ पे जो चीज़ है वो हमारे कांटेक्ट में आएगी तो हमारे कंटामिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे हमें मालूम है कि वो चीज़ साफ़ सुथरी है, घर में है, हम नॉर्मल चीज़ें ही टच कर रही हैं, तो इतनी कोई डेंजरस चीज़ थोड़ी टच कर लेगी कि वो टच करते ही हम मर जाएं या बहुत सीरियस बीमारी हो जाए।
तो कंटामिनेशन का फियर होना तो अच्छी बात है, हम अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, खाने से पहले हाथ धोएंगे, कोई भी इम्पोर्टेंट जो है चीज़ करने से पहले हाथ धोएंगे जहाँ पे हाइजीन की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात बात पे हाथ धोने लग गए तो ये एक्सेसिव फियर हो गया, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया। तो दूसरा ये डिफरेंस है, पहला था इरेशनल, दूसरा था एक्सेसिव, और तीसरा है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है कि हमेशा रहना, अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं भी है, सिर्फ उसकी बात हो रही है, तो भी जो है पैनिक ट्रिगर हो सकता है। जैसे सांप है तो ठीक है भाई, सांप से तो फियर होना चाहिए, और अगर सामने है सांप तो एक्सेसिव भी होना ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें भागने में ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, उतना भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सांप वहाँ पे है भी नहीं, सिर्फ अभी जो है सांप का वीडियो देख रहे हो एंड यू डेवलप फियर, वह तुम्हारा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाए, सो ये जो है परसिस्टेंट वाली बात हो गई। इरेशनल तो है ही है, एक्सेसिव भी है ही है, परसिस्टेंट भी है, मतलब सांप नहीं भी है तो भी है फियर। या कई लोग तो इवन जो है फोटो देख के भी, इवन बात करते में भी, कि मेरे से सांप की बात मत करो, मुझसे नहीं करी जाती है। तो ये तीनों हो गया, इरेशनल भी हो गया, एक्सेसिव भी हो गया, परसिस्टेंट भी हो गया। सो पैनिक में ये तीनों चीजें होती हैं। फियर जो है रैशनल होगा, एक्सेसिव नहीं होगा, और परसिस्टेंट नहीं होगा। जब खतरे की जरूरत है तब फियर होगा, नहीं है तो नहीं है। सो ये की डिफरेंस है फियर और पैनिक में। इसी तरह जो फियर और एंजाइटी का मैं बता चुका हूँ, तो ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जब आके जब बताता है अपनी स्टोरी, तो हमको ये डिफ्रेंशिएट कर, उस क्लाइंट को थोड़ी पता है कि वो फियर है कि एंजाइटी है कि पैनिक है। तो ये हमें जो है उसकी बात सुन के इवेल्युएट करना होगा कि फियर है तो नॉर्मल है, एडेप्टिव चीज़ है, एंजाइटी है तो वो एडेप्टिव है या मैल एडेप्टिव है, ये देखना होगा, और पैनिक है तो वो तभी पैनिक माना जाएगा जबकि वो इरेशनल हो, एक्सेसिव हो और परसिस्टेंट हो। ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। नाउ अब जो एक चीज समझनी होगी कि पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर में फर्क है। पैनिक अटैक तो एक सिंगल इवेंट हुआ, पैनिक अटैक इज सिंगल इवेंट, लेकिन इस टाइप के अटैक्स जो है कई बार आए एक महीने के अंदर में, और इंडिविजुअल को अगले अटैक आने का फियर होने लग जाए। अभी अटैक आया नहीं लेकिन फियर है कि फिर अटैक आ सकता है, अब ये पैनिक डिसऑर्डर हुआ। एक सिंगल पैनिक अटैक इज नॉट एन डिसऑर्डर, ए सिंगल पैनिक अटैक इज नॉट ए डिसऑर्डर, लेकिन वो एक महीने में कई बार आया हो और आने के बाद में अभी अगले के फियर होने लग जाए कि मुझे दोबारा आ सकता है, और कई बार इसकी वजह से मैल एडेप्टिव चीज़ें भी जो पेशेंट करने लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं घर से बाहर गया और मुझे वहाँ पैनिक अटैक आया तो मुझे कौन संभालेगा, तो इसलिए मैं घर से बाहर जाऊँगा ही नहीं, तो ये मैल एडेप्टिव हो गया। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर। ए पैनिक अटैक मे नॉट बी नेसेसरीली पैनिक डिसऑर्डर। तो अब पैनिक अटैक में जो है आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें से एटलीस्ट जो है आउट ऑफ 13 एटलीस्ट 4 सिम्टम्स जो है होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो पैनिक अटैक है। सबसे पहला क्या है, पैल्पिटेशन और पाउंडिंग हार्ट। पैल्पिटेशन का मतलब है कि जो इरेगुलर तरीके से दिल का धड़कना या बहुत स्पीड से धड़कना, वो पैल्पिटेशन हो गया। और पाउंडिंग हार्ट का मतलब हो गया जैसे दिल धड़क रहा था, उसको जो है ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई चिमनी जो है जो धौंकनी है वो धड़क रही है, जैसे कोई हैमर बज रहा, धाड़ 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 उसको हार्ट महसूस हो रहा है, वो पाउंडिंग हार्ट हो गया। दूसरा है स्वेटिंग, पसीना आना। तीसरा है ट्रेमलिंग और शेकिंग हार्ट, और शेकिंग है, अब ये पैरों का भी हो सकता है, हाथ का भी हो सकता है, ट्रेमलिंग ये पूरे बॉडी का भी हो सकता है। फिर चौथा है सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और बीइंग स्मॉदर्ड, उसको ऐसा लगेगा जैसे कि सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है, तो ये नेक्स्ट है। फिर पांचवा है फीलिंग ऑफ चोकिंग, चोकिंग मतलब जैसे कोई गला घोट रहा है, उसको जो है अटक रही हो सांस।
फिर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसको ऐसा लगा कि मुझे अजीब सा लग रहा है सीने में, या पेन हो रहा है, अनईजी सा फील हो रहा है, इस टाइप से होगा। नोजिया और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, यू अंडरस्टैंड, उसको जैसे वॉमिटिंग की सी फीलिंग होगी, या पेट में जो है उसको अजीब सा लग रहा होगा। फिर जो है फीलिंग डिजी, लाइट हेडेड और फेंट, जो चक्कर से आ रहे हैं, या सर एकदम हल्का सा है, या फिर उसको लगेगा कि बेहोश होने वाला है। फिर या डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन, ये दोनों में फर्क समझ लो। डी रियलाइजेशन इज डिफरेंट, डी पर्सनलाइजेशन इज डिफरेंट। सो डी रियलाइजेशन में क्या हो रहा होता है कि उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा है वो रियल में हो रहा है या वो इमेजिन कर रहा है। द पर्सन इज इन ड्रीम और इमेजिनिंग और इट इज रियल। तो ये हुआ डी रियलाइजेशन, वो रियलिटी से कट ऑफ हो जाता है। डी पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि उसको ये तो पता होता है कि ये इवेंट हो रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपनी बॉडी से बाहर आके जो है और इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, कि वो अपनी बॉडी से बाहर है एंड ही और शी इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। ये डी पर्सनलाइजेशन है। तो इस टाइप चाहे वो डी रियलाइजेशन हो या डी पर्सनलाइजेशन हो, ये भी एक सिम्टम है पैनिक अटैक का। फिर नेक्स्ट इज फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने आप पे कंट्रोल खत्म कर रहा है और ये पागल हो जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा होता है उसको। एंड फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ डाइंग का मतलब ये नहीं कि किसी दिन मर जाएगा, उसे लग रहा होगा कि अभी मर जाएगा, ठीक है। देन पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया समझो कि जैसे टिंगलिंग सेंसेशन होती है ना, जैसे चींटी सी चल रही हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होगी एट द एंड ऑफ फिंगर्स, हाथों पैरों की जो फिंगर्स हैं उसके जो टिप्स है वहाँ पे उसे टिंगलिंग सेंसेशन होगी, उसे पैरेस्थीसियास कहते हैं। जैसे कई बार होता है जैसे पैर या हाथ कोई पर्टिकुलर पोजीशन में रखो, सो जाता है ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने की वजह से, फिर दोबारा जब ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है तो वो टिंगलिंग सेंसेशन सी होती है। उस टाइप की सेंसेशन जो है हाथ या पैरों के फिंगर्स के एंड में जब होती है उसे पैरेस्थीसियास कहते हैं। जैसे कि ऐसा भी लग सकता है कि जैसे कोई नीडल चुभा रहा हो, पिन सी कोई मार रहा हो, दैट इज पैरेस्थीसियास। देन इज चिल और हॉट फ्लैशेस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अचानक से उसको जो है बहुत सर्दी लग सकती है, या ये भी पॉसिबल है कि उसको जो है बहुत गर्मी लगे। अच्छा, इसका सीजन से कोई लेना देना नहीं है। इट कुड बी कि भयंकर सर्दी पड़ रही है पर उसको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, या उसको जो है भयंकर गर्मी है उसको एकदम चिल की फीलिंग हो रही है, ये भी पॉसिबल है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वेदर, ये ध्यान रखना। सो ये जो 13 सिम्टम्स मैंने बताए इसमें से एटलीस्ट 4 होने चाहिए, तब वो पैनिक अटैक क्वालिफाई करेगा। और ऐसा 1 महीने में कई बार हो और इंडिविजुअल को अगले पैनिक अटैक से डर लगने लगे, और पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपने कोई मैल एडेप्टिव फंक्शनिंग हो जाए उसकी, जैसे कि मैंने बताया घर से ही जाना बंद कर दे या कोई पर्टिकुलर काम करना बंद कर दे, तब वो जो है पैनिक डिसऑर्डर बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक। ये सब तो मैंने बता दिया है। हाँ, ये एगोराफोबिया भी मैं बता चुका हूँ। बस एक ये जो है यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से एगोरा का मीनिंग होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, पब्लिक प्लेसेस और असेंबली ऑफ पीपल। सो ये मीनिंग जो है। अच्छा, ये जो डायग्राम है इसमें ये ऊपर से नीचे तक जाओगे तो सारे सिम्टम्स जो है कवर हो जाते हैं। जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे इरिटेबिलिटी या डिजीनेस हो गया। फिर नीचे नेक पे आ जाओ, चोकिंग सेंसेशन या लंप इन थ्रोट, जैसे गले में कुछ अटक गया है। फिर लंग्स नीचे, ब्रेथलेसनेस। फिर शोल्डर्स पे जैसे मसल टेंशन है। फिर उसके नीचे जो है स्वेटिंग, पसीना आना, पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, केवल इसी पार्ट में नहीं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट में पल्पिटेशन या पाउंडिंग हार्ट। फिर इंटेस्टाइन में नोजिया, डायरिया। फिर फिंगर्स में पैरेस्थीसिया। ये ऐसे एक डायग्राम के रूप में याद करने में इजी होगा। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, कुछ इसमें नहीं लिखी हैं, दैट यू कैन ऑल्सो, जिसमें लाइट हेडेडनेस इसमें नहीं लिखा हुआ है, ऐसे 1-2 चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। डी पर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो वो सब होगा। तो ऐसे इन्हें स्कीमेटिक फॉर्म याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा, ऊपर से नीचे चलोगे तो।
और फिर उससे रिलेटेड चीज़ें अपने आप याद आती चली जाती हैं। स्टडी पढ़ लेना, इसमें कोई खास नहीं है। नाउ पैनिक अटैक के फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? 2। एक तो जेनेटिक फैक्टर जो हम कई बार बात कर चुके हैं। जेनेटिक फैक्टर जो है एक प्री डिस्पोजिशन है, जैसे पेरेंट्स को है पैनिक अटैक, मदर या फादर या दोनों को या किसी रिलेटिव को, तो रिस्क फैक्टर तो है, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगा तो फिर वो हो सकता है। सो दिस इज जेनेटिक फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में जो हमने बात करी थी कि जो कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स में, उसमें एक हमने जैसे बात करी थी न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें हमने HP एक्सिस बात की थी ना, हाइपोथैलेमस वाली पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसी तरह से पैनिक अटैक में भी किसी का नर्वस सिस्टम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है अगर बहुत सेंसिटिव है तो ईजिली ट्रिगर हो जाएगा, और बार बार ट्रिगर होगा तो कंडीशनिंग हो जाएगी, तो पैनिक जो अटैक है वो पैनिक डिसऑर्डर बन जाएगा। सो दीज आर द 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर। ये दोनों समझ में आ गए? ठीक। सो इसमें जो है ये कि कोई सिंगल न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि इसी की वजह से हो सकता है। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। जैसे एक मैंने HP एक्सिस वाला तो पहले ही बता दिया था, इसमें जो है एडिशनल दिया हुआ हिप्पोकैम्पस और लोकस कोरियोलस, ये भी हो सकता है। एमिगडेला भी हो सकता है। एमिगडेला जो है हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो लोकेशन उसकी समझो जैसे आँख से हम कोई चीज़ घुसाएं और एक कान से घुसाएं तो अंदर जाके जहाँ पे वो मिलेंगी दोनों चीज़ें, वहाँ पे जो है एमिगडेला होता है। एमिगडेला एक नहीं 2 होते हैं, दोनों तरफ एक एक होता है। सो इट इज़ आलमंड शेप्ड। सो इट इज़ प्राइमरीली रिलेटेड टू इमोशंस, दैट टू इमोशन ऑफ फियर। सो अगर किसी का एमिगडेला बहुत सेंसिटिव है तो उसको फियर जो है ट्रिगर बहुत एक्सेसिव हो जाएगा, तो फिर पैनिक अटैक आएगा, और बार बार पैनिक अटैक आएगा तो पैनिक डिसऑर्डर हो जाएगा। सो एमिगडेला कुड बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। So, ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं विच कैन बी पॉसिबल, विच कैन बी रिलेटेड टू और कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर। नो सिंगल वन कैन बी पॉइंटेड आउट कि यस दिस इज द पर्टिकुलर रीजन। देयर कुड बी मल्टीपल रीजन। पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कईयों की होती है, पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है। देन अगर हम उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो एक गाबा ट्रांसमीटर होता है, ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होता है, गामा अमाइन ब्यूटारिक एसिड, GABA शॉर्ट में लिखते हैं, फुल फॉर्म इसका है गाबा अमाइन ब्यूटारिक एसिड। सो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। तो अगर ये जो है काम नहीं करेगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा बड़ी इजीली, क्योंकि इनहिबिट करने के लिए कोई है ही नहीं उसको, तो छोटी सी बात पे ही ट्रिगर हो जाएगा और ट्रिगर्ड ही रहेगा। सो इस तरह से मल्टीपल रीजंस हैं विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पैनिक अटैक। नाउ कम्स टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये जो हमने दोनों बात की थी ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे, अब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी मैं दोनों बता ही चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ। एक है लर्निंग फैक्टर, दूसरा है कॉग्निटिव फैक्टर्स। सो लर्निंग फैक्टर में क्या है कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग से लर्निंग होती है। अगर कोई स्टिमुलस जो है बार बार आ रहा है और उस स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो कंडीशनिंग हो गई, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई। तो बार बार जो है जब हम करते जा रहे हैं तो कंडीशनिंग स्ट्रांग होती जाएगी, फिर वो स्टिमुलस होते ही हम चाहें या ना चाहें वो रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाएगा। ये लर्निंग वाला हो गया। कॉग्निटिव वाले में परसेप्शन वाली बात, हम जो है परसीव कैसे कर रहे हैं किसी चीज़ को वो भी डिसाइड करेगा कि हमें पैनिक होगा या नहीं होगा। जैसे डॉग वाला मैंने बताया, किसी को बचपन से ही जो है डॉग से प्यार करना सिखाया गया है तो डॉग देख के पैनिक नहीं होगा, लेकिन किसी को बचपन से ही डराया गया है डॉग से तो फिर पैनिक हो जाएगा, है ना। वो परसीव करेगा डॉग एज ए थ्रेट, दूसरा परसीव कर रहा है डॉग एज ए फ्रेंड, तो उसको नहीं होगा। सो इट कुड बी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में 2 हैं, which is one is learning, stimulus response conditioning, and other is this one which is cognitive, how you perceive it.
ठीक है, तो ये अभी बताइए, ये डायग्राम में है कि कोई एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल तो जो फिजिकल हो सकती है, इंटरनल में हमारे कॉग्निटिव हो सकती है या लर्निंग वाला हो सकता है। उसकी वजह से परसीव्ड थ्रेट, हमें लगेगा कि थ्रेट है, तो उसकी वजह से पैनिक अटैक या फियर आ जाएगा, और उससे बॉडीली सेंसेशन होगी, जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो ट्रिगर होगा, तो वैसे स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, वो सब होगा। तो उससे जो है हम इंटरप्रेट करेंगे कि बहुत ही कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट है या बहुत ही डेंजरस चीज़ है, तो फिर हम उसको, बॉडी जो है उसको एज ए थ्रेट परसीव करने लगेगी। ये साइकिल चलता रहेगा, जब भी कोई एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस आएगा तो ये साइकिल हमेशा ऐसे घूमता रहेगा। सेम चीज़ें जो मैंने बताई है। आगे बढ़ो, ठीक। देन ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, तो इसमें अगर हम मेडिसिन लेवल पे बात करें वो तो साइकेट्रिस्ट देगा, दैट इज नॉट टू बी गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें जो सम की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से की जो मेडिसिन जो यूज़ होती हैं पैनिक डिसऑर्डर में, एक तो है ट्राईसाइक्लिक्स और दूसरी है SSRI। SSRI का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, तो वो सेरोटोनिन की कमी अगर हो जाए बॉडी में तो वो भी एक रीज़न हो सकता है पैनिक अटैक का। तो यानी कि सेरोटोनिन की अगर क्वांटिटी सफिशिएंट रहे बॉडी में तो इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो अब अगर मान लो सपोज बॉडी में सेरोटोनिन बन ही कम रहा है, तो उसका एक ऑप्शन ये है कि जो रीअपटेक उसका ना हो, रीअपटेक मतलब वापस ना लिया जाए। जो एक मैकेनिज्म ये भी होता है हमारे न्यूरॉन्स का, वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर कंज्यूम हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि जब उनका काम हो जाए तो फिर वो वापस ले लें, वापस इनटेक हो जाए। तो जो रीअपटेक है सेरोटोनिन का नहीं हो, जब एक बार रिलीज हो गया तो उसको वापस ना लिया जाए अगर वो कम बन रहा है तो जो मेडिसिन जो है ऐसी होती है SSRI, वो रीअपटेक को रोक देती है। देखो इसका नाम इसीलिए सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वो सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रही होती है, सभी न्यूरोट्रांसमीटर के नहीं। तो ट्राईसाइक्लिक्स के अलावा SSRI होती है, और दूसरा जो है मेडिसिन होती है वो बेंजोडियाजेपाइन, ये भी होती हैं। अब कौन सी मेडिसिन कब देनी है वो तो डॉक्टर ने देखना है, साइकेट्रिस्ट ने, वो साइकोलॉजिस्ट का रोल नहीं है। दूसरा है साइकोलॉजिस्ट के लेवल पर साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जो है वो दी जाती है, जैसे इट कुड बी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बायोफीडबैक, ये सब जो है साइकोलॉजिस्ट के परव्यू में आता है। फिर एक जो है ट्रीटमेंट होता है, कॉग्निटिव टेक्निक्स भी होती हैं। जैसे मैंने बताया कि परसेप्शन भी जो है इम्पॉर्टेंट होता है पैनिक ट्रिगर करने में। तो अगर किसी का परसेप्शन गलत है, लेटर से कॉकरोच से वो बहुत डरता है, परसेप्शन जो भी है उसका गलत है, वो इलॉजिकल है, इरेशनल है, तो हम कॉग्निटिव टेक्निक्स के जरिए उसका कॉग्निटिव या माइंड सेटअप या मेंटल सेटअप जो उसका स्कीमा है वो चेंज कर सकते हैं, उसको एडेप्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट का रोल है। तो ये ट्रीटमेंट्स क्लियर हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स भी हम अपना सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स फोबिया। फोबिया हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि फोबिया में जो है वो इरेशनल होता है, एक्सेसिव होता है और परसिस्टेंट होता है फियर, दैट इज़ फोबिया। तो अब इसमें जो है जो इन्होंने सर्टेन सब टाइप्स में बताया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था कि स्पेसिफिक भी हो सकता है और सोशल वाला भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक में फर्दर जो है हम कर सकते हैं एनिमल टाइप, किसी पर्टिकुलर एनिमल से है, या किसी नेचुरल एनवायरनमेंट टाइप जैसे स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, हाइट है, या ब्लड या इंजेक्शन या इंजरी से रिलेटेड है,
या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ट्रिगर होगा, या कोई टनल आएगी वहाँ पे होगा, या ब्रिज पे गाड़ी जा रही है वहाँ होगा, एलिवेटर्स में होगा, या जब एयरक्राफ्ट में उड़ने जा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, या क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब क्लोज स्पेसेस वहाँ पे होगा, या और भी किसी टाइप का हो सकता है कि चोकिंग, वॉमिटिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग इलनेस, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये इसमें कोई खास नहीं है, आप देख लेना। अगेन जो फोबिक अटैक हैं, इसमें वही जो हमने अभी बात करी, बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है फोबिया में कम इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है बायोलॉजिकल फैक्टर का। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट रिलेटिवली लेस होता है। तो जिसमें लिखा भी हुआ है, एट बेस्ट द जेनेटिक फैक्टर इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब बस नाम के लिए है, तो लेकिन ना तो नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन बस है ही है, थोड़ा सा ही है। तो कई जो है हमारे, हमको ये बात समझनी होगी, जो हमारे फोबिक रिएक्शंस या फियर रिएक्शंस होते हैं वो इवोल्यूशनरी होते हैं। इसको समझो, जैसे कोई बच्चा है, अभी पैदा ही हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट अगर करोगे, किया है लोगों ने, और उसमें ये देखा गया है, जैसे एक मान लो कांच की टेबल ली, उस कांच की टेबल, बड़ी सी टेबल के एक एंड पे मदर को बिठा दिया, एक एंड पे बच्चे को बिठा दिया है। सो आधी टेबल के नीचे जो है सॉलिड कुछ चीज़ रख दी, जिससे कि वो टेबल दिखाई दे कि सॉलिड है। अब छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा, उसको इतनी बातें थोड़ी पता है, वो माँ बुलाएगी तो माँ की तरफ जाएगा। तो जब तक उसको वो सॉलिड वाली टेबल का जो है अंडरग्राउंड दिखाई दे रहा है, तब तक तो चल रहा है। और जैसे ही नीचे ब्लैंक है, ज़मीन दिखाई देनी शुरू होती है, तो बच्चा वहाँ रुक जाता है, क्योंकि उसको फियर है गिरने का। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कांच है, गिरेगा नहीं, उसको एकदम से हाइट दिखाई दे रही है। सो ये इवोल्यूशनरी जो है हमारे अंदर चीज़ें हैं कि फियर ऑफ हाइट होना जरूरी है, नहीं तो हम गिर जाएंगे कहीं से भी। तो बचपन से ही हमारे को होना जरूरी है, नहीं तो बच्चा जो है बचपन में गिर गिरा के जो है अपने आप को ख़त्म कर सकता है, मर सकता है। सो दैट इज़ वाई जो इवोल्यूशनरी फियर्स हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन जब वो एक्सेसिव हो जाए, इरेशनल हो जाए, परसिस्टेंट हो जाए, तब वो फोबिया की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। देन साइकोलॉजिकल में साइकोएनालिटिक थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड वाली, वही कि अनकॉन्शियस में जो कोई चीज़ उसके गई हुई है, तो जैसे मैंने बताया था कि एक्सीडेंट हो गया, या बच्चे को बचपन में किसी ने मारा, याद भी नहीं बच्चे को किसने मारा, कब मारा, मारा भी कि नहीं मारा, लेकिन वो अनकॉन्शियस में जो स्टिमुलस थे वो जब भी सामने आते हैं वो ट्रिगर हो जाता है। तो ये साइकोएनालिटिक थ्योरी हो गई। फिर दूसरा है लर्निंग थ्योरी, वही जो मैंने बताया क्लासिकल कंडीशनिंग वाली, वो लर्निंग थ्योरी हो गई। फिर जो है कॉग्निटिव थ्योरी, अगेन वही कि आप उसको परसीव कैसे कर रहे हो। अगर उसका परसेप्शन जो है इरेशनल है, एरोनियस है, तो फिर कॉग्निटिव थेरेपी से उसको दूर किया जा सकता है कि ये कोई डरने की बात नहीं है। ये साइकोएनालिटिक थ्योरी जो मैंने अभी बताई उसका एक्सप्लेनेशन है। तो जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको जो है हमारी ईगो रिप्रेस कर रही है कोई डिफेंस मैकेनिज्म से, और जब वो स्टिमुलस होता है तो वो डिस्प्लेस हो जाता है फोबिक ऑब्जेक्ट पे। वो पर्टिकुलर जो है, जैसे वो स्मेल परफ्यूम की कोई अच्छा आदमी भी लगा के आ रहा है जो उसको प्यार करता है, लेकिन वो जो रिप्रेस वाली चीज़ थी वो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी। सो ये साइको एनालिटिक एक्सप्लेनेशन हुआ डायग्राम में। देन बिहेवियर वाला, वही स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फियर एलिसिट करता है, तो उसकी वजह से जो है फियर जो है रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। तो अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उसके साथ में भी एसोसिएटेड है बार बार, तो फिर जो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट देख के भी उसको ट्रिगर हो जाएगा। फिर ये भी वही है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉग्निटिव वाला। तो अगर हमारा कोई कोर बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है जिससे कि फॉल्टी कोर बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो कि गलत है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो है ऑटोमेटिक थॉट्स आएंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उसकी वजह से फोबिक रिएक्शन होगा। और जब फोबिक रिएक्शन होगा तो उससे जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो फिर रीइंफोर्स हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ जो हमने सोचा था बिल्कुल सही है, देखो वो हुआ तो ऐसा हुआ ना। सो ये कॉग्निटिव वाला एस्पेक्ट हुआ। तो
इसमें जब हम बिलीफ सिस्टम पे वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। जब ऑटोमेटिक थॉट्स नहीं आएंगे तो फोबिक रिएक्शन ट्रिगर नहीं होगा, वो रिएक्शन ट्रिगर नहीं होगा तो बिलीफ सिस्टम अपने आप खत्म हो जाएगा। सो ये कॉग्निटिव लेवल पे है। अब फोबिया का ट्रीटमेंट जो कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है, यानी कि जो अनकॉन्शियस में है उसको कॉन्शियस में लाओ, तो फिर जो है वो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये कुछ जो है प्रॉब्लम इस चीज़ की वजह से, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो पहले हो चुका, अब जरूरत नहीं है। फिर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसमें जो है हम हायरार्की बनाते हैं, जो भी फियर इंड्यूसिंग स्टिमुलस होता है कि सबसे कम कब होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है। जैसे कि किसी को पब्लिक स्पीकिंग में प्रेजेंटेशन देने में उसको डर लगता है, तो उससे हायरार्की बनवाएंगे कि सबसे कम कब होता है, सबसे ज़्यादा क्या है। सबसे कम तब होता है जब कोई बात करता है कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है। फिर उससे ज़्यादा तब होता है जब मैं एक हफ्ता रह जाता है प्रेजेंटेशन में। फिर उससे ज़्यादा तब होता है जब मैं बनाने बैठता हूँ प्रेजेंटेशन। फिर उससे ज़्यादा जो है प्रीवियस नाइट को होता है। फिर उससे ज़्यादा जब होता है जब मुझे स्टेज पे जाने से 1 घंटा पहले। फिर उससे ज़्यादा तब होता है जब मैं स्टेज की तरफ चल के जा रहा होता हूँ। उससे ज़्यादा तब होता है जब मैं अपनी स्पीच को दे रहा होता हूँ। तो ये हायरार्की हो गई। सो हम पहले उसकी बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स कराएंगे रिलैक्सेशन टेक्निक से। फिर जो है उस लोएस्ट ट्रिगर से स्टार्ट करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग की हम बात कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो। इमेजिन करने को बोलते हैं, रियल में स्टिमुलस नहीं देते, ये ध्यान रखना। रियल में स्टिमुलस देंगे तो वो ग्रेडेड एक्सपोजर हो गया। इमेजिन करने को बोला तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हो, ये थोड़ा सा फर्क है। तो मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की। तो फिर क्योंकि बॉडी रिलैक्स है टोटली, तो बॉडी में कभी भी 2 अपोजिट जो है रिएक्शंस एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब बॉडी रिलैक्स्ड है तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो ट्रिगर हो ही नहीं सकता है कि बॉडी रिलैक्स्ड है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला। तो फाइट एंड फ्लाइट वाला उसके साथ में हो ही नहीं सकता है। तो वो बार बार हम ऐसा करेंगे तो उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी कि बॉडी रिलैक्स ही रहेगी, चाहे वो हम बात करें उससे पब्लिक स्पीकिंग की तो भी। फिर जब ये नॉर्मल हो जाएगा उसके लिए, तो फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाला ट्रिगर लाएंगे, फिर नेक्स्ट लाएंगे, करते करते हाईएस्ट पे जाएंगे। तो फिर ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद में आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या है कि उसको हम उस स्टिमुलस से एक्सपोज कर देते हैं जो स्टिमुलस से उसको फियर लग रहा है, और ऐसी सिचुएशन में एक्सपोज करते हैं कि उसको एस्केप करने के लिए कोई रास्ता नहीं हो। जैसे मान लो किसी को पानी में जाने से डर लगता है, तो उसको तैरना तो आता है लेकिन पानी में जाने से डर लगता है, तो उसको गहरी वाली साइड में धक्का एकदम से दे दिया, अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि तैरना है ना। सो दिस इज फ्लडिंग। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये किसी डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए, अदरवाइज उसकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी, जैसे मान लो किसी का हार्ट वीक है तो हार्ट अटैक भी उसको आ सकता है। फ्लडिंग तभी करनी है। फिर दूसरा है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या है कि जो लोग डरते नहीं है, जिनको पैनिक नहीं होता है उस चीज़ से जिससे इंडिविजुअल को पैनिक हो रहा है, उन लोगों के साथ में उसको रखा जाए। तो उन लोगों के साथ रखने से क्या, वो देखेगा कि अरे सब कर रहे हैं नॉर्मली, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा स्लाइड पे चढ़ने से डरता है, उसको फियर ऑफ हाइट है, तो बजाय उसको समझाने के या जबरदस्ती करने के, उसको उन बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया है जिनको स्लाइड से कोई डर नहीं लगता बल्कि मजा आता है। तो देखेगा बच्चे सब दौड़ दौड़ के स्लाइड के ऊपर हाइट पे जा रहे हैं, फिसलते हुए नीचे आ रहे हैं, तो वो उसके मन में आएगा कि ये भी कर रहे हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो स्लाइड के पास जाएगा, फिर 1 सीढ़ी चढ़ेगा, फिर 2 चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाके नीचे उतरेगा, फिर हो सकता है कि वो स्लाइड एकदम से ही करने लग जाए। तो ये मॉडलिंग हुआ। तो ऐसे लोगों के साथ में रखना जिनको उस चीज़ से पर्टिकुलर से फोबिया नहीं है। और लास्टली कॉग्निटिव अप्रोच, वही जो मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई फॉल्टी जो है कोर बिलीफ सिस्टम है उस पर हमें वर्क करना है। उस पर वर्क करेंगे तो अपने आप ही जो है उसका ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे तो जो उसका जो पैनिक है वो ट्रिगर नहीं होगा। वो ट्रिगर नहीं होगा तो बिलीफ सिस्टम रीइंफोर्स नहीं हो पाएगा और वीकेंड हो जाएगा, इंडिविजुअल ठीक हो जाएगा। सो दिस इज हाउ पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर का होता है। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इसको रिकॉर्डिंग को फिनिश कर दूं, स्टॉप कर दूं? ओके।